जय माँ दुर्गा दोस्तों। भारत को आज़ादी 1947 में मिली या नहीं, ये समझने के लिए आज हम कुछ फैक्ट्स और डॉक्यूमेंट्स पे नज़र डालेंगे। ये सारे फैक्ट्स और डॉक्यूमेंट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अभी हम ब्रिटिश पार्लियामेंट में क्या इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 जो पास हुआ था हम उसको देख रहे हैं। इसमें साफ साफ कहा गया है 2 इंडिपेंडेंट डोमिनियंस, इंडिया और पाकिस्तान। और साथ साथ ये भी कहा गया है जो टेरिटरी ऑफ इंडिया होगी वो होगी अंडर सोविनिटी ऑफ हिज मैजेस्टी, मतलब ब्रिटिश राजा के अंडर होगी। और आपको पता ही होगा डोमिनियन का अर्थ क्या होता है। डोमिनियन का अर्थ ये होता है आप स्वतंत्र हो पर ब्रिटिश एम्पायर के अधीन, मतलब कि आप स्वतंत्र हो पर किसी और के अंडर। और अधूरी भी क्या कहना है, इसको स्वतंत्र ही नहीं कही जाएगी। अब बहुत लोग मुझसे ये कह सकते हैं कि जो डोमिनियन है, डोमिनियन का मतलब स्वतंत्र ही होता है। ठीक है, तो अभी हम एक लेटर देखेंगे जिसमें विंस्टन चर्चिल ने सीमन एटली को लिखा है। इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये चर्चिल के आर्काइव स्कूल में है, ये यूके की साइट है। इसमें उन्होंने साफ साफ कहा है डोमिनियन स्टेटस का अर्थ इंडिपेंडेंस नहीं होता। और ये सच नहीं है कि कम्युनिटी इंडिपेंडेंट हो जाती जब उसके मिनिस्टर्स खुद ब्रिटिश राजा के अंदर अपना शपथ ग्रहण करेंगे, मतलब वहां पे अपना ओथ लेंगे। इस इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में रिपील कर दिया गया था, मतलब खत्म कर दिया गया था। ये आप जो देख रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का सेक्शन 395 है, जिसमें इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 और द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को खत्म किया गया था। तो ये मेरा सवाल यहाँ पे ये उठता है, जब इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 पास कहाँ हुआ था? ब्रिटिश पार्लियामेंट में। और रिपील क्या हो रहा है? इंडियन पार्लियामेंट में। अब फर्क समझ पा रहे हैं? कोई भी देश में जब कोई भी पार्लियामेंट पास में एक्ट पास होता है, आप उसे दूसरे देश में कैसे रिपील कर सकते, खत्म कर सकते हैं? क्योंकि इस वजह से इसका प्रॉब्लम ये हुआ कि आज भी जो स्टैच्यूज हमने पढ़े कि इंडिया को डोमिनियन कहा गया है और इंडिया को अंडर द मैजेस्टी ऑफ हिज किंग कहा गया, सोवरेनिटी ऑफ हिज मैजेस्टी ऑफ हिज किंग, वो आज भी ये स्टैच्यू है। आज भी ब्रिटिश पार्लियामेंट के लेजिस्लेशन में ये इंक्लूडेड है। ये कभी खत्म करने की कोशिश किसी कांग्रेस लीडर ने किया? किसी एक कांग्रेस लीडर का नाम बता दीजिए जिसने इसको खत्म करने की कोशिश की गई है। यही कारण है जवाहरलाल नेहरू को बहुत रिस्पेक्टफुली ब्रिटिश राजा जॉर्ज 6 से रिक्वेस्ट करना पड़ा था कि भारत का गवर्नर जनरल श्री चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को अपॉइंट किया जाए। उनसे पहले भारत के गवर्नर जनरल थे लुईस माउंटबेटन। मेरा आपसे ये सवाल है, कौन से आज़ाद देश के प्रधानमंत्री अपने ही देश के गवर्नर जनरल को नियुक्त करने के लिए, अपॉइंट करने के लिए दूसरे देश के राजा से परमिशन मांगेगा? क्या आप जानते हैं 15 अगस्त का तारीख माउंटबेटन ने क्यों दिया था? ये समझने के लिए पहले हम ये देखेंगे कि जो माउंटबेटन थे वो सुप्रीम कमांडर थे साउथ ईस्ट एशिया के। जब वर्ल्ड वॉर 2 हुआ था उनका बहुत मुख्य भूमिका था जापान के हराने में। और हमें ये पता है कि जापान का जो युद्ध हुआ था उसमें उनका साथ INA ने दिया था, इंडियन नेशनल आर्मी, आज़ाद हिंद फौज, सुभाष चंद्र बोस की फौज ने दिया। और उन्होंने साफ साफ कहा था कि ये तारीख मैंने क्यों चूज किया था, क्योंकि ये एनिवर्सरी था जापान के सरेंडर का। और सिर्फ जापान के ही नहीं, INA का भी सरेंडर था उसमें। क्या कांग्रेस लीडर्स में इतनी सी भी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं थी कि दूसरा तारीख चूज कर ले? जिस INA ने, जिस आज़ाद हिंद फौज ने भारत की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी, उसकी हार के दिन ही आप चुनते हो अपना इंडिपेंडेंस डे। नेहरू के कहने पे पहला आज़ाद भारत का गवर्नर जनरल माउंटबेटन थे। और हमें ये नहीं भूलना चाहिए आज़ाद भारत के 15 अगस्त 1947 से लेके 15 जनवरी 1949 तक कमांडर इन चीफ इंडियन आर्मी के ब्रिटिश थे। कोई भी आज़ाद देश अपने देश का कमांडर इन चीफ और दूसरे देश का क्यों रखेगा? जिस इंडियन आर्मी ने वर्ल्ड वॉर में ब्रिटिश के लिए लड़ा उनमें एक भी अच्छा कमांडर इन चीफ नहीं था। 1947 में जिसे हम आज़ादी कह रहे हैं उस पर सवाल उठाने से हम अपने फ्रीडम फाइटर्स पे अन्याय नहीं कर रहे, बल्कि हम उन पे हुए अन्याय पे सवाल उठा रहे हैं। आपको मैं 3 इंसिडेंट देना चाहूँगा जिसमें उनके साथ अन्याय हुआ है। पहला, सुभाष चंद्र बोस ने यह साफ साफ कहा था कोई भी आज़ादी छीनी जाती है वो मिलती नहीं है। टाइम्स ऑफ इंडिया का आप न्यूज आर्टिकल देखिए जुलाई 1947 का, जिसमें ब्रिटिश किंग भारत को अनुमति दे रहा है इंडियन बिल के लिए, मतलब डोमिनियन ऑफ इंडिया बनने के लिए इंडिया बिल को अनुमति दे रहा है। क्या हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने अपनी जान इस डोमिनियन वाली आज़ादी के लिए दी थी? क्या
क्या ये उनका अपमान नहीं है? दूसरा इंसिडेंट, ये बात किसी छुपी नहीं है कि भारत की आजादी में सबसे बड़ा योगदान सुभाष चंद्र बोस का रहा है। एक बार बंगाल के गवर्नर चक्रवर्ती ने ब्रिटिश के पूर्व प्रधानमंत्री एटली से जब एक सवाल पूछा कि अगर गांधी का क्विट इंडिया मूवमेंट कमजोर पड़ चुका था 1947 से कुछ साल पहले, तो ब्रिटिश ने इतना घाई क्यों किया भारत छोड़ने के लिए, तो उन्होंने काफी रीजन दिए। उसमें मुख्य रीजन ये था, जितने भी भारतीय आर्मी और नेवी में थे उनकी निष्ठा ब्रिटिश के तरफ कम हो चुकी थी नेताजी के वजह से। और जब डिस्कशन के एंड में ये सवाल पूछा कि गांधी जी का क्या योगदान था, तो उन्होंने एक शब्द में जवाब दिया, मिनिमल, यानी कि ना के बराबर। लेकिन आज हम हमारे सारे बुक्स एनसीईआरटी में देख सकते हैं कि कैसे गांधी और नेहरू ने हमारे सारे हिस्ट्री बुक्स को हाईजैक कर लिया है। लेकिन आप इस बात से समझ सकते हैं, जब शिशिर बोस जो कि भतीजे थे सुभाष चंद्र बोस के, उन्होंने नेताजी की वाइफ को 1955 में लेटर लिखा कि अगर आप आज इंडिया में होते तो आपको ये पता चलता कि भारत का स्ट्रगल का पूरा क्रेडिट महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू को दे दिया गया। तीसरा इंसिडेंट हम नेताजी के आर्काइव में ले रहे हैं, पेज नंबर 112, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। उसमें प्रदीप बोस जो कि सुभाष चंद्र बोस के नेफ्यू हैं, वो प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी को अप्रैल 1998 में एक लेटर लिखा। उसमें वो जवाहरलाल नेहरू के कुछ बातें बताते हैं। वो उस लेटर में ये बताते हैं कि श्यामलाल जैन जो कि जवाहरलाल नेहरू के स्टेनोग्राफर थे, स्टेनोग्राफर वो होते हैं जो कोई भी स्पीच या हैंड रिटन नोट्स को रीडेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर या उसकी ट्रांसक्रिप्ट बनाते हैं। तो श्यामलाल ये कहते हैं कि नेहरू उन्हें पेपर्स देते हैं, उसे 4 कॉपी बनाने बोलते। उसके बाद नेहरू अशरफ अली के पास चले जाते हैं और वहां पे 10-15 मिनट कन्वर्सेशन में बिजी रहते हैं। श्यामलाल उस लेटर को कई बार रीड करते हैं और वो अपने पुराने लेटर को याद करके ये कहते हैं कि जवाहरलाल नेहरू नेताजी सुभाष चंद्र बोस को वॉर क्रिमिनल कहते हैं और साथ ही साथ उनके खिलाफ एक्शंस लेने के लिए कहते हैं। और मजे की बात ये है, कुछ फैक्ट चेकिंग वेबसाइट ने इस लेटर को कम्प्लीटली इनकंसिस्टेंट कह दिया। उसका कारण मैं आपको बताता हूँ। उन्होंने क्यों कहा? उन्होंने इसलिए कहा क्योंकि श्यामलाल कहते हैं कि ये जो तारीख में इंसिडेंट हुआ था वो 26 से 27 दिसंबर 1945 में हुआ, पर आप शब्द पे गौर करें, मे भी शब्द यूज किया है, मे भी यानी कि हो सकता है, क्योंकि ये पुरानी बात है, डेट किसी को एग्जैक्टली याद नहीं होती। लेकिन लेटर वो बार बार पढ़े हैं, इस वजह से कंटेक्स्ट तो नहीं भूलेंगे। तो बाद में ये होता है कि तो फैक्ट चेकिंग वेबसाइट ये प्रूफ कर देती है कि जवाहरलाल नेहरू और अशरफ अली दोनों 26 से 27 दिसंबर के बीच अलग अलग जगह थे, तो वो लोग मिल नहीं सकते थे। ठीक है, मान लिया 26-27 दिसंबर में अलग अलग जगह थे, लेकिन सिंस ये लेटर याद करके लिखा गया है तो डेट में मे भी यूज किया है, तो जरूरी नहीं है यही डेट हो। डेट आगे पीछे हो सकती है, लेकिन कंटेक्स्ट चेंज नहीं होता। तो फैक्ट चेकिंग वेबसाइट अपना प्रोपेगेंडा करते रहेंगे, हम उनको साइड में रखा। हम ये भी देख सकते हैं कि किस तरीके से नेताजी सुभाष चंद्र बोस पे नजर रखी गई है। सिर्फ इतना ही नहीं, ग्रैंड नेफ्यू है चंद्र कुमार बोस नेताजी सुभाष चंद्र बोस के, वो ये तक कह देते हैं कि जो नजर रखी जाती है वो उनके खिलाफ रखी जाती है जो कोई क्राइम करते हैं या फिर टेररिस्ट लिंक होते हैं। लेकिन मेरी फैमिली और नेताजी ने इस देश को आजादी दिलाई, तो उन पर नजर क्यों रखी जा रही है? एक बार नेताजी 1939 में अपने लेटर में ये तक लिख देते कि उन्हें जवाहरलाल नेहरू जितना हार्म किसी ने नहीं किया है। तो आपसे मेरा एक सवाल उठता है कि हमारे फ्रीडम फाइटर के साथ इनजस्टिस किसने की? 1950 के बाद जब ब्रिटिश इन्फ्लुएंस इंडिया से गिरा तो रशिया का इन्फ्लुएंस भारत में बढ़ने लगा। आपने मित्रोखिन आर्काइव की बात सुनी होगी। मित्रोखिन आर्काइव तो वैसली मित्रोखिन ने लिखा था। वो ऑलमोस्ट 30 साल तक फॉरेन इंटेलिजेंस आर्काइव केजीबी के लिए काम कर चुके हैं। जिन्हें केजीबी नहीं पता मैं बता दूं, केजीबी एक रशिया की इंटेलिजेंस एजेंसी है। उन्होंने 1992 में यूके में शरण ले ली। यूके की मदद से उन्होंने बहुत सारे आर्काइव यहाँ पे लेके आए। क्योंकि आर्काइव की वैल्यू अब इससे समझ सकते हैं, ब्रिटिश पार्लियामेंट में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर होम डिपार्टमेंट मिस्टर जैक स्ट्रॉ ने ये कहा था कि सिर्फ मित्रोखिन के आर्काइव की वजह से बहुत सारे सिक्योरिटी थ्रेट्स को रोका गया है और ये जो मटेरियल है ये यूज वैल्यू ऑफ इंटेलिजेंट और इन्वेस्टिगेटिव पर्पस के लिए और बहुत सारे अनसॉल्व्ड इन्वेस्टिगेशन तक इससे सॉल्व कर दी गई है। आप ये सोच सकते हैं कि इस आर्काइव की वैल्यू कितनी ज्यादा थी। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, उसमें ही एक आर्काइव मित्रोखिन आर्काइव 2 द केजीबी एंड द वर्ल्ड के बुक से एक कुछ रेफरेंस लेते हैं। और मैं आपको ये क्लैरिफाई कर देना चाहता हूँ, मित्रोखिन की जो ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट नोट्स है वो अभी भी क्लासिफाइड है, रिलीज नहीं की गई है। सिर्फ कुछ पार्ट्स को ही रिलीज किया गया है और
और इस किताब में भारत को लेके काफी चौंका देने वाली बातें आई है। इस किताब के एक चैप्टर में उन्होंने नेहरू और गांधी को इंपीरियलिस्ट पपेट कहा है, जो ब्रिटिश के सामने बो करती थी और अपने ही लोगों को धोखा देती थी। और ये भी लिखा गया है भारत जो था वो प्लेग्राउंड बन चुका था CIA और KGB एजेंट के लिए। इसलिए जब भी प्राइम मिनिस्टर नेहरू डिप्लोमेटिक विजिट के लिए जाते थे USSR में, तो उस इंसिडेंट को बहुत केयरफुली स्टेज किया जाता था। और जब भी इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर बनी, जिनका नाम वानो रखा गया कोड नेम में मित्रोकिन में, KGB का पकड़ इंडियन गवर्नमेंट में और स्ट्रॉन्ग हो गया। मित्रोकिन यहाँ तक रिवील करता है इंदिरा गांधी ने 20 मिलियन रुपीस के एक्सचेंज में बहुत सारे क्रूशियल इंफॉर्मेशन KGB को दे दिए थे। और इतना ही नहीं, 1972 तक KGB 10 से ज्यादा इंडियन न्यूज़पेपर को अपने पे रोल पे रखा था, अपने सैलरी पे, और अपने हिसाब से 3500 ज्यादा आर्टिकल लिखवाए गए। अब आप मुझे एक बात का जवाब दीजिए कि कोई भी देश का प्रधानमंत्री अगर वो दूसरे देश के इंटेलिजेंस सर्विस से चलेगा, क्या वो देश आजाद है या फिर उस देश पे उस इंटेलिजेंस सर्विस का कब्जा है? क्या ये कहना गलत होगा कि भारत पे रशिया ने इनडायरेक्टली कब्जा किया था? क्या भारत को 2014 के बाद भी आजादी मिल गई? चलिए देखते हैं। ब्रिटिश का जो एजेंडा था हिंदुओं को कन्वर्ट करने का, कोलोनाइजेशन का, एक ही तरीके से संभव था कि टेम्पल की जो ऑर्गेनाइजेशंस थी उसको कमजोर कर दें। तो उन्होंने क्या किया, जो साउथ ऑफ इंडिया, स्पेशली साउथ ऑफ इंडिया के टेम्पल्स को अपने कंट्रोल में ले लिया। ब्रिटिश ने 1925 में मद्रास रिलीजियस एंड चैरिटेबल एंडोमेंट्स एक्ट निकाला, जिसमें बहुत प्रोटेस्ट हुआ मुस्लिम और क्रिश्चियन से, तो उनको एक्सक्लूड कर दिया गया। और सिखों के लिए तो अलग से लॉ था ही, क्योंकि गुरुद्वारा इलेक्टेड बॉडी ऑफ सिख ही संभालेंगे। तो आज भी हमारे जो मंदिर है, हिंदुओं के मंदिर है, आज भी उन्हें आज़ादी नहीं मिली है। आज भी मद्रास हिंदू रिलीजियस एंड चैरिटेबल एंडोमेंट्स एक्ट 1951 की एग्जिस्ट करती है। उसे ही देख के आंध्र प्रदेश ने 1959 में खुद का भी लॉ ला दिया हिंदू टेम्पल्स को कंट्रोल करने का। 43,000 टेम्पल्स तो तमिलनाडु ने इलीगली ऑक्यूपाई कर लिया। और आपको यकीन नहीं होगा सुन के, 1 लाख से ज्यादा टेम्पल सिर्फ आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तेलंगाना, पुदुचेरी में डायरेक्ट कंट्रोल में आता है स्टेट गवर्नमेंट के। और 19,000 से ज्यादा इंपॉर्टेंट टेम्पल्स डायरेक्टली मैनेज करते हैं गवर्नमेंट ऑफिशियल्स इन द एब्सेंस ऑफ टेम्पल ट्रस्टीज। तो क्या आज हिंदू के मंदिरों को आजादी मिल गई? जो ब्रिटिश राज में शरीयत एक्ट 1937 पास हुआ था, वो आज भी लागू है, जिसमें मुस्लिम्स को मैरिज, डिवोर्स, सक्सेशन के लिए अलग से लॉ है। क्या एक देश में किसी के लिए अलग लॉ, किसी के लिए अलग लॉ, क्या आजादी है? जो ब्रिटिश राज ने शरीयत एक्ट 1937 पास किया था, वो तो आज तक लागू है। तो किस बात की आजादी मिली? आज भी वो भारत में द मुस्लिम पर्सनल लॉ शरीयत एप्लीकेशन एक्ट 1937 में है, जिसकी वजह से मुस्लिम पॉलीगैमी तक प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्या ये आजादी है? या फिर ये है आजादी कि कुछ आर्टिकल्स मेजॉरिटी कम्युनिटी को अपने एजुकेशन इंस्टीट्यूट में लैंग्वेज, कल्चर और रिलीजन को कंजर्व करने की राइट्स नहीं देती है। और मेजॉरिटी कम्युनिटी आप जानती हैं, हिंदू। या फिर ये है आजादी कॉलोनियल पुलिस एक्ट 1861 आज भी भारत में है, जो ब्रिटिश टाइम से चली आ रही है, जिस ब्रिटिश ने जानबूझ के इस एक्ट को लाया था ताकि पुलिस उनके कंट्रोल में रहे। और आज भी ये एक्ट लागू है, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट के अंदर पुलिस रहेगी और पॉलिटिशियन इन्फ्लुएंस में पुलिस काम करेगी। अगर ये लॉ नहीं होता, ना बंगाल वायलेंस होता, ना सिख की किलिंग होती, क्योंकि जो पुलिस थी वो किसी भी पॉलिटिशियन इन्फ्लुएंस में नहीं होती। क्या पुलिस को मिली आजादी? 2019 तक अब अपने ही जमीन कश्मीर में फॉरेनर थे, ना आप जमीन ले सकते थे, ना ही वहां पे आप जॉब कर सकते थे। क्या 2019 तक थी आपके पास ये आजादी? आज भी भारत का 1/3 कश्मीर का हिस्सा पाकिस्तान के पास और चाइना के पास है। क्या उस जमीन को मिल गई आजादी? आज भी भारत में कई रोड, कई जगह ब्रिटिश और मुगल के ऊपर नाम है, उसका नाम आज तक बदली नहीं हुआ। क्या ये है आजादी? दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। और आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए वो ज़रूर हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए।